अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के लिए हमें पता है कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। तो अब ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकती हैं, लेकिन उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ज़ीरो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरो को आप लिख सकते हैं, यानी 0/1 भी आपके पास ज़ीरो होता है, 0/-5 भी ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो को किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ज़ीरो ही आ जाता है, एक्सेप्ट दिस कि आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है मैंने कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर उसमें ज़ीरो है न्यूमिनेटर में तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आपके पास ज़ीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो आ जाएगा तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। वो तो आपके पास रैशनल नंबर की ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगा। अदरवाइज़ आप इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर पुट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जो भी बड़ा नंबर है, अगर न्यूमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाता है। सो ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी कि वो प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर कंसीडर करते हैं तो या तो ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इज़ इक्वल टू बी होगा, ठीक है। बस उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका भी हमें पता है कि जब भी कोई दो नंबर के दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम उन दोनों की एवरेज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो न्यू नंबर आएगा उसकी भी एवरेज फाइंड कर लेंगे किसी भी नंबर के साथ। तो रैशनल नंबर फाइंड करने का यही तरीका है कि जो भी दो नंबर्स हैं आप उनकी एवरेज फाइंड कर लें। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको कि हमने पहले 4 एंड 5 की एवरेज फाइंड की, 4+5/2 किया, ठीक है। जब भी एवरेज फाइंड करनी होती है तो हम नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम एवरेज फाइंड कर लेंगे 9/2 की, 4 या 5 में से किसी के भी साथ। तो हमने 4 के साथ फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9/2 और 4 को ऐड करेंगे तो 17/2 आ जाएगा। फिर इसको आपने 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि एवरेज के लिए आपने 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 17/4। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास होल पावर है ये 1/5 है, ठीक है। ये जो फिफ्थ रूट है इसको हम 1/5 लिखेंगे, और फिर उस 1/5 को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी पावर्स के साथ। तो कटिंग कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये 1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15 से कटिंग हो जाएगी। 5 3 15, 5 7 35 और 5 4 20, ठीक है। तो ये बाकी आपके पास x³ y7 और z4 बच गया।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये देखें, ये 2x और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कर देते हैं 1/6x लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आपने इसको हमेशा ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2x/3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आप 6x भी लिख सकते हैं, ये क्यूब इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 6x लिख देती हूँ और फिर कटिंग कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स 3/2x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई कि मैंने ये जो 3n+2 था, इसको मैंने पावर इसकी मैंने सेपरेट कर दी, ठीक है। ये 3n हो गया, 3/2 हो गया, और नीचे भी मैंने n+1 सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 3n ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें से कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3n कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर वाला 3n और नीचे वाला 3n कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब जो आपके पास बुक में क्वेश्चन था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि इवन इंटीजर्स होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आपको इवन और ऑड का पता होना चाहिए कि उनकी जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब देखें, जब भी हमने कोई नंबर इवन बनाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट सपोज हमने n1 ले लिया और 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह n नंबर्स हैं। तो जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेट सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इवन नंबर्स आते गए। इसका मतलब क्या है कि आपने इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाई कि आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ, यानी 2x जो आपके पास आ जाएगी, ये इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। x में आप 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते जाएं और आपके पास इस तरह का सीक्वेंस आ जाएगा इवन नंबर्स का, ठीक है। यानी इवन नंबर्स की जो जनरल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, 2x। इसी तरह अब हमने ऑड की फाइंड करनी है। अब जब भी हमारे पास इवन नंबर होता है तो उससे नेक्स्ट नंबर आपके पास ऑड होता है, ठीक है। लेट सपोज ये 2x इवन है, तो इससे अगला नंबर, या 2 इवन है तो इससे अगला नंबर 3 होगा, विच इज़ ऑड, ठीक है। 4 के बाद 5 ऑड, 6 के बाद 7 ऑड। तो इसका क्या मतलब है कि हर इवन में जब आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपके पास ऑड नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म आपके पास आ जाएगी 2x+1, ठीक है। तो ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म आ गई 2x+1। अब स्टूडेंट्स, हमने 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट इंटीजर अगर 1 होता है, उससे अगला ऑड इंटीजर है 3, उससे अगला है 5। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम जस्ट इसको लेते हैं कि ये हमारे पास x है, ठीक है, तो 3 कैसे आया कि हमने इस x में 2 ऐड किया, ठीक है। और ये 5 कैसे आया कि अगर हम इस x में 4 ऐड कर दें, ठीक है। तो हम जब सीक्वेंस बनाते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स का, ठीक है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो वो हमारे पास इस तरह आता है कि अगर हमने x1 कंसिडर किया है तो उसमें 2 ऐड करने से नेक्स्ट आ जाएगा और 4 ऐड करने से थर्ड इंटीजर आ जाएगा। तो ये आपके पास हर सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई करता है कि x+2 x+4, आप यहाँ पे x कोई भी नंबर ले लें, लेट सपोज यहाँ 5 ले लेते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास 7 आ जाएगा, फिर आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाते हैं, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, मतलब जनरल फॉर्म में, और फिर हम इनको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वैल्यूज पुट करते हैं और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई कि आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था कि 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर 51 आ जाता है। बस x के लिए हमने सिंप्लीफाई करना है, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ लेके आ जाने हैं, तो x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जनरल फॉर्म में था x+2, तो हमने 15 + 2 किया, 17 आ गया। इट मीन्स कि जो आपके पास सेकंड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर था वो आ गया 17। और फिर इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट x+4 था तो उसमें x की वैल्यू आपने 15 पुट की तो वो आपके पास आ गया 19, ठीक है। तो ये आप इनको y1 y2 y3 कुछ भी सपोज कर सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, ठीक है। यानी ये 15 17 19, अब ये x ही आया है, इस पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये x ही हमारे पास
आ गया 15, 17, 19, ये जस्ट जनरल फॉर्म में था। तो सीक्वेंस आपने फाइंड करना था, 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे। आप उनके नेम कोई भी रख सकते हैं, x1, x2, y1, y2। तो ये आपके पास 15, 17 और 19 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? ठीक है, यानी आपके पास क्वेश्चन ये है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक की, ठीक है, और उनको उसने 2 बकेट्स में रखा और एक बकेट में 28 ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। तो हमने बताना है कि हर बकेट में कितनी बॉल है। अब जस्ट हमने इक्वेशन बनानी है और एक्स के लिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट बकेट में बॉल्स सपोज कर लेते हैं एक्स है, सेकंड बकेट में उससे 28 ज़्यादा हैं तो एक्स प्लस 28 हो जाएगी कंडीशन। टोटल बॉल्स हमें पता है वो 96 है। तो कंडीशन क्या थी कि जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 96 बॉल्स आ जाएंगी। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे विच विल बी 34, यानी फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं और सेकेंड में उससे 28 ज़्यादा हैं तो 28 बॉल्स ऐड कर लेंगे तो सेकेंड बकेट में 62 बॉल्स थी। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 हम यहाँ से ही रीड कर लेते हैं, बस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सलमा ने 3,50,000 बैंक में इन्वेस्ट किए और पहले 2 साल में क्या हुआ कि उसका जो प्रॉफिट उसको मिला वो मिला 7 and 1/4% के हिसाब से, ठीक है, यानी इस प्राइस पे, इस मनी पे इतना परसेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला। फिर क्या हुआ कि 2 साल के बाद वो चेंज हो गया और उसको प्रॉफिट मिलने लग गया 8%। हमने बताना है कि वो 5 ईयर्स और 2 ईयर्स में, यानी कि टोटल 7 ईयर्स में उसको कितना उसकी कितनी अमाउंट हो गई, ठीक है, यानी ये तो अमाउंट है उसके पास, पहले इतना प्रॉफिट उसको मिला और फिर 8% के हिसाब से, ठीक है। तो हमने ये दोनों प्रॉफिट काउंट करके बताने हैं और ये उसकी ओरिजिनल अमाउंट भी बतानी है कि अब उसके पास कितने पैसे हैं, 7 ईयर्स के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। यानी अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का कैसे हमें पता चलेगा, देखें पहले 2 साल में उसने बता दिया कि इतना प्रॉफिट है और 7 ईयर्स के बाद हमने बताना है, इट मीन्स के बीच में 5 और साल गुजरे तो 5 साल तक 8% उसका प्रॉफिट रहा, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 2 ईयर्स में इतना था और हमने 7 ईयर्स तक बताना, इट मीन्स 5 साल तक इतना रहा, तो टोटल 5 और 2 ईयर्स का हमारे पास हो जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी थी, रेट उसका था 7.25%, टाइम था 2 ईयर्स। तो वैल्यूज़ पुट किया आपने जस्ट फार्मूला में, तो ये आपके पास प्रॉफिट P1 आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास रेट हो जाएगा 8%, टाइम हो जाएगा 5 ईयर्स और इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड प्रॉफिट आ जाएगा और एट दी एंड हम दोनों प्रॉफिट और टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।